नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। उम्मीद है आप स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो चुके हैं और आज का वीडियो जो है हमने एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 से लिया है, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इसके अंतर्गत जो है हम आपको 100 जो है MCQ का सीरीज प्रैक्टिस के रूप में लेकर आ चुके हैं। हम पहले भाग में 40 क्वेश्चन को ऑलरेडी करा चुके हैं। इस भाग में हम 40 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको ये जो है वीडियो का PDF जो है आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के आगे के प्रश्न जो 40 से आगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सूक्तों के रचयिता अपने विरोधियों को क्या कहते थे? आपके पास ऑप्शन है दस्यु और दास कहते थे, आर्य कहते थे, ब्राह्मण कहते थे या ऋषि कहते थे। तो सही आंसर दस्यु और दास हो जाएगा। यानी सूक्तों के जो रचयिता थे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो दास या दस्यु लोगों की क्या विशेषता थी? यज्ञ नहीं करते थे, ये अलग भाषाएं बोलते थे। बाद में दास शब्द का अर्थ गुलाम हो गया या उपयुक्त सही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि दास या दस्यु जो लोग यज्ञ होते थे वो ना तो यज्ञ करते थे, वे अलग भाषाएं बोलते थे। बाद में जो है यही दास शब्द का अर्थ गुलाम हो गया और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय के साथ दास अर्थात स्त्रीलिंग में दासी शब्द का क्या अर्थ बन गया? आपके पास ऑप्शन है राजा, गुलाम, पुजारी या शिल्पकार। तो बाद में यही दास शब्द जो है वो गुलाम में कन्वर्ट हो गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध में बंदी बनाए गए पुरुषों और स्त्रियों को क्या माना जाता था? तो दास या दासी माना जाता था, अतिथि माना जाता था, राजा माना जाता था या पुरोहित माना जाता था। तो युद्ध में जो व्यक्ति या स्त्रियां बंदी बनाई जाती थी उनको दस्यु या दास कहा जाता था या दासी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हुई है? तो आपको बताना है कि दक्षिण पूर्व में हुई है, कि उत्तर पश्चिम में हुई है, कि दक्षिण पश्चिम में हुई है, कि उत्तर पूर्व में हुई है। तो आपको बताना है कि जो ऋग्वेद की रचना है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हुई है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाण शब्द का क्या अर्थ होता है? महापाषाण शब्द का अर्थ क्या होता है? छोटा पत्थर होता है, बड़ा पत्थर होता है, लाल पत्थर होता है या नकाशदारी पत्थर होता है। तो सही आंसर क्या है? महापाषाण का अर्थ मतलब बड़ा पत्थर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महापाषाणों का प्रयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता था? घर बनाने के लिए किया जाता था, कब्रगाह या समाधान को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, मंदिर बनाने के लिए किया जाता या किले बनाने के लिए किया जाता था। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए महापाषाणों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महापाषाणों की कब्रें बनाने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो आपको बताना है 1500 वर्ष पहले हुई थी, कि 2000 वर्ष पहले, कि 3000 वर्ष पहले, कि 4700 वर्ष पहले। तो महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो कब शुरू की गई थी? तो वो है 3000 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाण संस्कृति का प्रसार मुख्यतः किन क्षेत्रों में था? तो आपको बताना है कि दक्कन और दक्षिण क्षेत्र में था, उत्तर पूर्वी भारत में था, कश्मीर में था या उपयुक्त सभी में था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि महापाषाण का संस्कृति का प्रसार जो है आपको दक्षिण भारत में भी मिलता है, उत्तर पूर्वी भारत में भी देखने मिलता है, कश्मीर में भी देखने को मिलता है। तो सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक से बढ़कर एक प्रश्न है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। ज़मीन के ऊपर गोलाकार बिछाए गए पत्थर या खड़ा किया गया एक विशाल पत्थर क्या संकेत देता था? कि वहाँ कोई महल था, नीचे कब्रगाह या शव है, वहाँ बाजार था, वहाँ मंदिर था। तो सही आंसर क्या होता है कि ज़मीन के ऊपर गोलाकार बिछाए गए पत्थर या खड़ा किया गया एक विशाल पत्थर इस बात का संकेत था कि यहाँ नीचे जो है वो कब्रगाह या शव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महापाषाणों कब्रों में या कंकालों के साथ पाए जाने वाले बर्तनों को किस नाम से जाना जाता था। यानी महापाषाण काल में जो कब्र होते थे उसमें कंकालों के साथ कुछ बर्तन पाए जाते थे, उसको किस नाम से जाना जाता था। तो आपके पास बताना है ब्लैक एंड रेड वेयर, चित्रित घूसर पात्र, उत्तरी काली पॉलिशदार पात्र या हरित पात्र। आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी लाल काले मिट्टी के बर्तन के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महापाषाणिक कब्रों से लोहे के क्या क्या सामान मिले हैं। तो जब कब्र आप खोदेंगे महापाषाण काल में तो उसमें कौन कौन से सामान लोहे के बने हुए मिले हैं। तो घोड़े के कंकाल और सामान मिले हैं, लोहे के औजार और हथियार मिले हैं, सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जब आप महापाषाणिक कब्रों को खोदेंगे तो आपको घोड़े के कंकाल और सामान भी मिला है, सोने चांदी के आभूषण भी देखने को मिलते हैं, लोहे के औजार और हथियार भी देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मगिरी के एक कब्र में एक कंकाल के साथ कितने सोने के मनके मिले हैं। तो आपको बताना है कि कोई ब्रह्मगिरी में एक कब्र था, वहाँ जो है जब शव को दफनाया गया था तो उसके साथ कितने सोने के मनके आपको मिले हैं। आपके पास ऑप्शन है 10 मनके मिले हैं, 20 मनके, 33 मनके या 50 मनके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपको 33 मनका मिला है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि जो है आप अपनी तैयारी को धार दे सके। ब्रह्मगिरी के कब्रों में मिले सामानों में सामाजिक असमानता का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या पता आपको चलता है कि कुछ कब्रों में अधिक मूल्यवान वस्तु थी जबकि कुछ में केवल मिट्टी के बर्तन थे। सबको एक समान सामान मिला है या केवल लोहे के औजार मिले हैं या कोई अंतर नहीं मिलता है। तो आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा कि कुछ कब्रों में अधिक मूल्यवान वस्तु मिलती थी जबकि कुछ कब्रों में केवल मिट्टी के बर्तन ही मिलते हैं, जो कि सामाजिक असमानता का प्रमाण को दर्शाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मगिरी के उस विशेष कब्र में सोने के मनके के अलावा और क्या मिला है। हमने बताया कि आपको 33 जो है मनके मिले थे सोने के, उस 33 मनके के अलावा उस कब्र में और क्या मिला था। तो आपके पास ऑप्शन है 2 पत्थर के मनके और 4 तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, एक शंख मिला है कि दोनों मिले हैं कि लोहे का रथ मिला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि उस जो है ब्रह्मगिरी के जो विशेष कब्र है उसमें सोने के मनके के अलावा जो है 2 पत्थर के मनके मिले हैं, 4 तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं और एक शंख भी मिला है। तो सही आंसर ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक से अधिक कंकाल मिलने वाली महापाषाणिक कब्रें किस बात की ओर संकेत करती है। यानी एक से अधिक कंकाल मिलने वाली जो महापाषाणिक कब्र है वो किस बात की ओर संकेत करती है। एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग समय पर दफनाया गया, सामूहिक हत्या हुई थी, युद्ध के मैदान की कब्रें थी या वे दासों की कब्रें थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग समय पर दफनाया गया था, इस बात का संकेत करती है। नेक्स्ट देखिए, कब्रों में प्रवेश करने के लिए बनाए गए रास्ते को क्या कहा जाता था। उसको पोर्ट हॉल कहा जाता था, गेटवे कहा जाता था, सुरंग कहा जाता था या गोपुरम कहा जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो उसको पोर्ट होल कहा जाता था। पोर्ट होल जो है वो कब्रों में प्रवेश करने का द्वार होता था या रास्ता होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार के अन्य मृत सदस्यों के बाद में कब्रों में दफनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। मतलब किसी को दफना दिया गया और उसी परिवार के अन्य सदस्य को अगर उसको दफनाना है तो किसका प्रयोग किया जाता था। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं, पोर्ट होल का यूज किया जाता था, छत का यूज किया जाता था, मुख्य द्वार तोड़कर दफनाया जाता था या नया गड्ढा खोद कर दफनाया जाता था। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है पोर्ट होल के रास्ते जो है अन्य सदस्यों को उन्हीं के साथ दफनाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम गांव किस नदी के सहायक नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण स्थल है। इनाम गांव किस नदी के सहायक नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल है। आपके पास ऑप्शन है गंगा के सहायक नदी पर, भीमा के सहायक नदी या घोड़ नदी के सहायक नदी पर, सिंधु की सहायक नदी पर या नर्मदा के सहायक नदी पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि भीम की सहायक नदी घोड़ नदी के
तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है इनाम गांव। और इनाम गांव, इस बात को भी ध्यान रखिए, इनाम गांव कर्नाटक में है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इनाम गांव कहाँ है आपसे पूछता है तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनाम गांव में लोगों को निवास समय लगभग कब से कब तक माना जाता है? यानी आपके पास ऑप्शन है 3600 से 2700 ईसा पूर्व, 4700 से 3500 वर्ष पहले, 2000 से 1500 वर्ष पहले, या 5000 से 4000 वर्ष पहले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3600 से 2700 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनाम गांव में वयस्कों को समानतः किस प्रकार दफनाया जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है गड्ढे में सीधा लेटाकर सिर उत्तर की ओर, मोड़कर सिर दक्षिण की ओर, पेड़ के नीचे जलाकर, या नदी में बहाकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा गड्ढे में सीधा लेटाकर सिर उत्तर की ओर रख करके वयस्कों को दफनाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, इनाम गांव में कभी कभी शवों को कहाँ दफनाया जाता था? तो घर के अंदर ही, खेत के बीच में, पहाड़ों की चोटी पर, या नदी के किनारे। तो इनाम गांव में जो है कभी कभी शवों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था। यानी कुछ ऐसे घर मिले हैं जहां शवों को भी दफनाया गया है घर के अंदर ही। नेक्स्ट देखिए, इनाम गांव के शवों के साथ बर्तन रखे जाते थे जिसमें क्या होता था? उसमें अनाज और पानी होता था, केवल सिक्के होते थे, केवल औजार होते थे, केवल कपड़े होते थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कि अनाज और पानी रखे जाते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम गांव से मिले एक विशेष मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के जार से किसे दफनाया गया था? तो आपको बताना है एक व्यक्ति, शायद वस्तु की प्रमुख या अमीर व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक जानवर को, या एक दास को। आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति को, ठीक है, जो शायद अमीर व्यक्ति था उसको, जिसमें जो है आंगन में 4 पैर वाले बड़े मिट्टी के जार में दफनाया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनाम गांव का वह 5 कमरों वाला मकान किस बात का विशेष घोतक था? वो बस्ती के सबसे बड़े मकानों में से एक था और उसमें अन्नागार या ग्रेनरी था। वो लकड़ी का बना हुआ था, वो 3 मंजिला था, वो नदी के अंदर था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो इनाम गांव में 5 कमरों वाला मकान मिला है वो बस्ती का सबसे बड़ा मकानों में से एक था और उसमें अन्नागार भी था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक कंकालों का अध्ययन करते समय स्त्री पुरुष के कंकालों में अंतर कैसे पहचानते हैं? अगर जो भी आर्कोलॉजिस्ट हैं कंकालों का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें जो है स्त्री कंकाल और पुरुष कंकाल में अंतर को कैसे पहचान कर पाते हैं? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है कि कंकाल की हड्डियों की संरचना से पहचानते हैं, केवल गहनों से पहचानते हैं, केवल लंबाई से पहचानते हैं, या केवल खोपड़ी से पहचानते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो होगा कि कंकाल की हड्डियों की जो संरचना होती है, ठीक है, उसकी वजह से स्त्री और पुरुष के कंकालों में अंतर को पहचाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, केवल आभूषणों के आधार पर स्त्री पुरुष कंकाल की पहचान करना हमेशा सही क्यों नहीं होता? आभूषण के आधार पर स्त्री पुरुष के अगर आप पहचान करते हैं तो ये सही नहीं होता, क्योंकि पुरुष भी आभूषण पहनते थे और स्त्रियां भी पहनती थी। तो आप कैसे कर सकते हैं कि जो कंकाल है वो पुरुष का है या स्त्री का है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? केवल पुरुष भी आभूषण पहनते थे, केवल आभूषण क्योंकि आभूषण नष्ट हो जाते थे, क्योंकि बच्चे आभूषण नहीं पहनते थे, क्योंकि आभूषण मिट्टी के होते थे। तो आपको सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पुरुष भी आभूषण पहनते थे, इस वजह से स्त्री पुरुष कंकालों की पहचान करना हमेशा सही नहीं होता। कि अगर आप आभूषण के आधार पर स्त्री पुरुष कंकाल की पहचान करेंगे तो ये गलत साबित होगा, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण पहनने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगभग 2000 वर्ष पहले प्रसिद्ध वैद्य चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो चरक संहिता लिखी थी, सुश्रुत संहिता लिखी थी, अष्टांग हृदय लिखी थी, या आयुर्वेद दीपिका लिखी थी? तो लगभग 2000 वर्ष पहले चरक ने चरक संहिता लिखी थी। चरक संहिता जो है चरक की पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए, जो चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां बताई गई हैं? तो आपके पास ऑप्शन है 206, 300, 360 या 400। तो जो चरक संहिता है उसमें जो है मनुष्य की कितनी हड्डियां बताई गई हैं? तो हड्डियां बताई गई हैं 360। नेक्स्ट देखिए,
चरक द्वारा बनाई गई 360 हड्डियों की संख्या आधुनिक 206 हड्डियों से अधिक क्यों है? क्योंकि उन्हें दांतों और जोड़ों की उपास्थियों को भी जोड़ लिया था, क्योंकि प्राचीन मानव में अधिक हड्डियाँ होती थी, क्योंकि एक अनुमान था, क्योंकि उन्हें जानवरों की हड्डियाँ भी गिनी। तो सही आंसर क्या होगा? चरक ने जितनी भी हड्डियाँ गिनी थी उसमें उन्होंने दांतों और जोड़ों की और उपास्थियों की हड्डियों को भी जोड़ लिया था। इसलिए आज जो हड्डियों की संख्या 206 है और उस समय 360 हड्डियों की संख्या चरक द्वारा बताई गई थी, वो काफ़ी सिमिलर मिलती है, क्योंकि उस दौरान जो है चरक ने दांतों, जोड़ों और उपास्थियों को भी जोड़ लिया था, तभी ये हड्डियों की संख्या 360 हो गई। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका थर्ड पार्ट हम आपको लेके आएंगे, जो 70 से लेकर 100 प्रश्न होंगे। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।